जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएन सिंह क्लासेस में। हम लोग जो बात करें फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 29 पे, ठीक है। इसके पहले हम लोग आर्टिकल 28 तक हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है। एक एक जो जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, जितने भी उसके आर्टिकल्स हैं, हर एक आर्टिकल्स को हम लोग एक वीडियो में कवर कर रहे हैं, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 29 का, ठीक है। इसके पहले हम लोग आर्टिकल 29 स्पेशली क्या है, ये जो माइनॉरिटीज़ को जो राइट्स दिए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से, मतलब हमारे कंट्रीज़ में जो भी माइनॉरिटीज़ हैं, जो भी अल्पसंख्यक हैं, उनको जो अधिकार दिए गए हैं उसके बारे में बात करता है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ठीक है। इसमें दो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, ठीक है। यानी कि सांस्कृतिक और जो शैक्षणिक अधिकार, मतलब जो अधिकार हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हम जो बेसिक फीचर्स हम लोग देखें तो उसमें सेकुलरिज्म जो है, जो धर्मनिरपेक्ष यानी कि पंथ निरपेक्ष जो है, वो भारत का मतलब कह सकते हैं कि एक खासियत के रूप में एक बेसिक स्ट्रक्चर है। और जब केशवानंद भारती केस में जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो मतलब एक सिद्धांत पास किया गया था, एक सिद्धांत दिया गया था हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो उस बेसिक स्ट्रक्चर में सेकुलरिज्म भी आता है, ठीक है। तो हमारा जो देश है, कह सकते हैं कि सेकुलरिज्म एक नींव है, ठीक है, और उसी पे हमारा कंट्री जो है वो टिका हुआ है। तो सिर्फ बात में कह देना कि हम एक सेक्युलर कंट्री हैं, इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, सिर्फ एक बात में कह देना या कहीं पे लिख देना बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। हम अपने माइनॉरिटीज़ को क्या दे रहे हैं, उनके क्या अधिकार हैं, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि सेक्युलरिज्म रियल में मतलब धरती मतलब ज़मीन पर दिख रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे देश में क्या है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ उनके अधिकारों के बारे में लिखा हुआ है आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में, ठीक है। पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ जो सेक्युलरिज्म है, मतलब जो सेक्युलरिज्म की बात की गई आर्टिकल 29 और 30 में, यहाँ पे माइनॉरिटीज़ की बात की गई है। यहाँ पे माइनॉरिटीज़ दो बेस पर, मतलब दो सेंस में बात किया गया है। एक आपका है लैंग्विस्टिक बेसिस, ठीक है, यानी कि भाषाई आधार पे, और एक आपका बात की गई है जनसंख्या के आधार पर, मतलब उनके धर्म के आधार पे, यानी कि बाय रिलीजन। तो जब भी हम माइनॉरिटीज़ को देखेंगे तो दो आधार पर देखेंगे, लैंग्विस्टिक बेसिस और रिलीजन बेस पे, ठीक है। अब आपने मतलब हम लोग जो हिस्ट्री का जो मतलब कह सकते हैं जो पॉलिटिकल साइंस व जो हम लोग अलग अलग चैप्टर्स पढ़ रहे थे, तो इसमें स्टार्टिंग मैंने बात किया था कि जब कंट्री को डिवाइड, मतलब 1947 के बाद जब डिवाइड हो गया, तो फिर हम जब जितने भी हमारे स्टेट्स थे, मतलब इंडिया को फिर से रीऑर्गेनाइज कर रहे थे, तो हमारे जो इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं आज के समय में लोग देखें तो मैक्सिमम मतलब शुरू में जो हमारे स्टेट्स को जो रीऑर्गेनाइज किया गया था वो भाषा आधार पे किया गया था, ठीक है। तो भाषाई आधार पे किया गया था, लैंग्विस्टिक बेसिस पे किया गया था। तो इसलिए हम लोग देख सकते हैं, कह सकते हैं कि कोई भी स्टेट हमारे यहाँ है, वहाँ पे भाषा आधार पे कोई अल्पसंख्यक नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसीलिए हम पूरे इंडिया को एज ए यूनिट नहीं देखेंगे, ठीक है। अगर भाषाई आधार पे हम अल्पसंख्यक किसी को देखना चाहें तो वो स्टेट वाइज हमको देखना पड़ेगा, एज अ कंट्री हम नहीं देख सकते। लेकिन अगर हम रिलीजन देखेंगे तो रिलीजन हम लोग एज अ कंट्री देख सकते हैं। तो ये हमारा मतलब कह सकते हैं कि बेसिक चीज़ है। अब हम लोग बात करते हैं माइनॉरिटीज़ कौन है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, और सुप्रीम कोर्ट के अपने जजमेंट में ये कहा था कि किसी भी जगह पे, मतलब कह सकते हैं कि मान लीजिए किसी स्टेट में किसी भी अगर कोई धर्म के आधार पे अगर कोई भी पर्टिकुलर कोई कम्युनिटी है, वो अगर वहाँ का जो जनसंख्या है, वहाँ की जो पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के हिसाब से अगर वो 50% से कम हो, यानी कि वहाँ के जनसंख्या के आधे से भी कम हो, तो उसे हम माइनॉरिटीज़ कहेंगे, यानी कि वो अल्पसंख्यक के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब आर्टिकल 29 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 29 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, यानी कि जो अल्पसंख्यक हैं उनको उनके जो इंटरेस्टेस हैं, मतलब उनकी जो भी चीज़ें हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, यानी कि उनको संरक्षण प्रदान करता है। किसमें संरक्षण प्रदान करता है, कहता है फर्स्ट कि एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स रिसाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ देयर ऑफ हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, यानी कि जो भी भारत का नागरिक, याद रखिएगा ये सिटीजन को दिया गया है, ठीक है, यानी कि भारत का नागरिक होना चाहिए, पर्सन को नहीं है, ठीक है। तो कोई भी भारत का नागरिक जो भारत में रह रहा हो या किसी अलग पार्ट में जहाँ पे भारत की टेरिटरी में कह सकते हैं कि वो जुरिडिक्शन आता हो, वो अगर उसका कोई एक डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, या अगर कोई उसकी कल्चर है, संस्कृति है, और उसको वो बचाना चाहता है, ठीक है, उसको वो संरक्षित करना चाहता है, बचाना चाहता है, तो उसको अधिकार है उसे कंजर्व करने का, उसे संरक्षण देने का, मतलब उसे संरक्षित करने का, उसे बचाने का, कंजर्व करने का उसको अधिकार दिया गया है, ठीक है।
दूसरा कहता है कि नथिंग शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन बाय स्टेट, यानी कि अगर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, और वो आर्टिकल 29 के अंतर्गत अगर उसे बनाया गया, यानी कि अगर वो माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, फिर भी अगर मान लीजिए कोई माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी है, और अगर उसे मेंटेन किया जा रहा है स्टेट के द्वारा, ठीक है, यानी कि उसे राज्य द्वारा पोषित है, राज्य के द्वारा, राज्य के पैसों से अगर वो पूरा का पूरा कंट्रोल हो रहा है, तो किसी भी सिटीजन को, यानी भारत के किसी भी नागरिक को वहां पे एडमिशन के लिए, यानी कि वहां पे एडमिशन के लिए किसी भी आधार पे, किस आधार पे, धर्म, वंश, जाति, भाषा, ठीक है, इन 4 आधारों पे उन्हें रोका नहीं जा सकता वहां के एडमिशन में। अगर मान लीजिए कोई माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो, ठीक है, ये माइनॉरिटीज की बात होती है, तो कोई भी माइनॉरिटीज अगर इंस्टीट्यूशन है तो वहां पे किसी को भी इस आधार पे कि वो पर्टिकुलर रिलीजन का है, पर्टिकुलर रेस, कास्ट या लैंग्वेज, इन किसी भी आधार पे उसे वहां के एडमिशन से वंचित नहीं रखा जाएगा, अगर वो स्टेट के द्वारा मॉनिटर किया, सॉरी, स्टेट के द्वारा अगर वो मेंटेन किया जा रहा है, और अगर राज्य के द्वारा पैसों से अगर वो चल रहा है तो, अगर वो प्राइवेट है, ठीक है, और अगर मान्यता प्राप्त है तो वो अलग मैटर होगा। यहाँ पे बात सिर्फ उसकी हो रही है जो स्टेट के द्वारा जिसे मेंटेन किया जा रहा है और स्टेट के द्वारा जिसे एड दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में आर्टिकल 30 पे, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद। फिर से शुरू करें। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएन सिंह क्लासेस में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी कि लैंड रिफॉर्म्स में जो प्रॉब्लम्स थी, क्या समस्याएं थी। आज हम लोग बात करेंगे कि उन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए क्या क्या किया गया, ठीक है। ये हमारे आज के हेडिंग्स हैं, इन्हीं पे हम लोग आज बात करेंगे। पहला तो ये किया गया कि जो इंटरमीडिएट्स थे, यानी कि जो मध्यस्थ थे, उनको ख़त्म किया गया, ठीक है। यानी कि जिनका काम कुछ नहीं था, यानी कि इनका प्रोडक्शन से लेके किसी भी जगह पे इनका कुछ भी योगदान नहीं था, लेकिन फिर भी ये मतलब कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कमाई इन्हीं की हो रही थी, ठीक है। और एक तरह से ये पैरासाइट बने हुए थे, इनको ख़त्म किया गया, ठीक है। अब पुराने समय से जब मतलब हमारे यहाँ जब से अंग्रेजों का शासन हुआ और तब से लेके देश के आज़ादी तक जो सिस्टम चल रहा था इंडिया में, वो था महालवाड़ी, रैयतवाड़ी और जमींदारी, ठीक है। ये सिस्टम हमारे यहाँ चल रहा था, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या था कि जो लैंड ओनर्स थे, जिनके पास ज़मीनें थी, उनसे छीन के एक पर्टिकुलर आदमी को, जो लैंड लॉर्ड होता था, उसको पूरे ज़मीन का मालिकाना हक दे दिया गया। और फिर वो जमींदार क्या करता था कि लोगों को पट्टे पे ज़मीन देता था, और फिर एक तरह से जो मालिक थे वो टेनेंट बन गए, ठीक है। और फिर वो जमींदार को फिर जो भी टैक्स है, जो भी कर होते थे वो देते थे, फिर वो अंग्रेजों तक पहुँचाता था। तो एक तरह से जो जमींदार था वो इंटरमीडिएट्स था, ठीक है। उसी तरह रैयतवाड़ी में क्या था, यहाँ पे जो रैयत का मतलब होता है किसान, ठीक है। तो यहाँ पे किसान को उसका जो जमीन था उसको कुछ साल के लिए लीज के लिए कुछ पट्टे पे उसको ज़मीन दे दी जाती थी। और महालवाड़ी में क्या होता था, कुछ पर्टिकुलर कुछ एरिया को एक ग्रुप को डिवाइड कर दिया जाता था, और उस पर्टिकुलर ग्रुप को वो पूरा का पूरा कंट्रोल दे दिया जाता था। ये सब सिस्टम से, और जो कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्सप्लॉयटेटिव टाइप के, मतलब एक तरह से बहुत ही एक्सप्लॉयट कर रहे थे लोगों का, मतलब एक तरह से खून चूस रहे थे ये, ठीक है। तो इन सब सिस्टम्स को ख़त्म किया गया और नए तरीके अपनाए गए, यानी कि साफ साफ कहा गया कि इंटरमीडिएट्स को ख़त्म किया जाएगा, और जो टेनेंट है, यानी कि जो जोतेदार है, जो ज़मीन को जोत रहे हैं, उनको सीधा उसका मालिक बना दिया जाएगा, उनको लैंड ओनर्स बना दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा ये किया गया कि टेनेंसी रिफॉर्म्स, ठीक है, यानी कि जो काश्तकारी जो सिस्टम था, यानी जो रिफॉर्म हुआ, यानी कि जो खेत के रिलेटेड जो चीज़ें थी, पहला तो ये किया गया कि रेगुलेशन ऑफ रेंट, यानी कि जो टैक्स दिया जाता था, यानी कि पर्टिकुलर जो जमींदार को, जो किसान जो होता था, जो रेंट देता था खेती करने के लिए, यानी कि जैसे आपको पता होगा कि मान लीजिए किसी का अगर ज़मीन है तो वो किसी को वो ज़मीन उसको पर्टिकुलर किसी समय के लिए जोतने के लिए देता है, मतलब खेती करने के लिए देता है, फार्मिंग करने के लिए, तो उसे पर्टिकुलर कुछ ना कुछ रेंट देना पड़ता है। अब ये चाहे सालाना दे दे या फिर वो क्रॉप्स बेसिस पर दे, वो डिपेंड करता है किसान पे, ठीक है, सॉरी मालिक पे। तो ये किया गया कि रेगुलेशन कर दिया गया, मतलब उससे सिस्टम बना दिया गया कि रेंट कितना होगा, कितना दिया जाएगा। इसके बाद सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। अब सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर का मतलब क्या होता था कि मान लीजिए किसान को जो जोतेदार है, वो किसी जिसके पास ज़मीन है, वो ज़मीन वो किसी किसान को दिया जोतने के लिए, यानी कि फार्मिंग करने के लिए,
और उसके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है कि इस फसल के लिए अगले फसल में कितने समय बाद हमसे ये ज़मीन छीन ली जाएगी, और उसके पास ये सिक्योरिटी नहीं होती थी। किसान क्या करता है कि अपना पूरा खून पसीना लगा के उस ज़मीन को वो तैयार करता है, और मालूम चला कि जैसे ही उसने उस ज़मीन को अच्छा बनाया कि उसमें फसल अच्छी लगेगी, तब तक जमींदार क्या किया कि उस किसान से वो ज़मीन छीन लिया। ठीक है, तो यहाँ पे किसान के पास सिक्योरिटी नहीं थी, और किसान के पास सिक्योरिटी नहीं थी तो किसान फिर उस जमीन पे अपना सब कुछ देने को तैयार नहीं होता था। इससे क्या होता था कि जो हमारा प्रोडक्शन लेवल था वो बढ़ नहीं रहा था। इसके लिए क्या किया गया, सिक्योरिटी, यानी कि आपको पता ही होगा कि जो जमीन होता है उसका पट्टा होता है, और ये पट्टा कितने साल का होगा, जैसे लीज की तरह है। ठीक है, तो यह पर्टिकुलर ईयर फिक्स हो जाता है कि इतने साल के अंदर आपसे जमीन नहीं छीनी जाएगी। और धीरे धीरे ये किया गया कि जो जमीन थी उसको जो काश्तकार थे, यानी कि जो किसान थे, जो जोतेदार थे, उनको वो जमीन का धीरे धीरे उनको ओनरशिप देना शुरू किया गया, यानी को मालिकाना हक देना शुरू कर दिया गया। ओनरशिप ऑफ राइट्स टू टेनेंट वही है कि जो जोतेदार थे, जो किसी का खेत लेकर जोत रहे थे, बो रहे थे और फार्मिंग कर रहे थे, धीरे धीरे उनको उसका हक दे दिया गया, यानी कि उसको उनका मालिक बना दिया गया। ठीक है, और ये सब जो चीज़ें थी, याद रखिएगा कि ये पूरा का पूरा कह सकते हैं कि पूरे भारत में ये सक्सेस नहीं हुआ। ठीक है, तीसरा ये काम किया गया कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, यानी कि जो फार्मिंग थी, जो खेती थी, उसको संगठित किया जाने लगा। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या किया गया कि सीलिंग लॉ, यानी कि हदबंदी कानून। ठीक है, इसमें क्या कर दिया गया कि किसी को, मान लीजिए आपके पास 250, 300, 400 बीघा खेत है, तो उसको रोक दिया गया कि किसी भी एक इंसान के पास इससे ज़्यादा खेत नहीं होना चाहिए। यानी कि आपका जो राइट है कि आपके पास कितना एकड़ ज़मीन है, कितना हेक्टेयर ज़मीन है, उसको सील कर दिया गया। और उसके ऊपर जो ज़मीन होती थी, उसको, जिसके पास जो लैंडलेस लोग होते थे, फार्मर्स होते थे, उनको वो ज़मीनें दी जाती थी। और ये बहुत हद तक मतलब कह सकते हैं कि कुछ एरियाज़ को ले लें हम, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, ठीक है, ऐसे कुछ एरियाज़ को ले लें तो ये पूरे भारत में फेल था। ठीक है, दूसरा है कंसोलिडेशन ऑफ लैंड, यानी कि चकबंदी। इसमें क्या होता है कि जो छोटे छोटे किसानों के पास जो ज़मीन होती है, उन ज़मीनों को एक बड़ा सा लैंड बना के, मतलब कह सकते हैं छोटे छोटे पार्ट में जब ज़मीनें होती हैं तो उस पर फार्मिंग करना उतना अच्छा आसान नहीं होता है। ठीक है, तो छोटे छोटे एरियाज़ को मिला के एक बड़ा सा पार्ट बना दिया जाता है। और ये चकबंदी वाला जो था आपका कंसोलिडेशन ऑफ लैंड, ये सिर्फ उन सब जगहों पे मतलब काम किया, उन सब जगहों पे ये सक्सेस हुआ जहाँ जहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेस हुआ था। ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन जहाँ जहाँ सक्सेस हुआ, वहाँ वहाँ आपका कंसोलिडेशन ऑफ लैंड, यानी कि चकबंदी वाला जो कानून था, ये सक्सेस हुआ। और ग्रीन रेवोल्यूशन कहाँ कहाँ सक्सेस हुआ, ये सक्सेस हुआ आपका हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी। ठीक है, इन सब जगहों के अलावा पूरे भारत में ये फेल हुआ। और सबसे ज़्यादा अगर हम लोग कहें कि इन सभी जितने भी आपके रूल रेगुलेशन थे, इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई भ्रष्टाचार का शिकार हुआ तो वो हुआ आपका कंसोलिडेशन ऑफ लैंड, यानी कि जो चकबंदी का जो नियम था, जो कानून था, ये सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार का शिकार हो गया। तीसरा है कोऑपरेटिव फार्मिंग, यानी कि सहयोग के द्वारा फार्मिंग करना। ठीक है, जो बड़े बड़े किसान थे, अब उनको पता था कि हमारे पास जो ज़मीनें हैं, ज़्यादातर ज़मीनें हैं वो सरकार हमसे ले लेगी, क्योंकि सीलिंग लॉ लगा दिया गया था, आपके पास इससे ज़्यादा खेत नहीं होना चाहिए। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए किसानों ने, बड़े बड़े जो किसान थे, उन लोगों ने क्या किया, फार्म को एक कोऑपरेटिव में बना दिया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कह सकते हैं कि जितना भी मतलब लैंड रिफॉर्म्स के लिए जो जो चीज़ें लाई गई थी, भारत में हमारे जो लैंड एक्सपर्ट्स हैं, यानी कि जो एग्रीकल्चर के जो एक्सपर्ट हैं, उनका मानना है कि ये जो लैंड रिफॉर्म्स है, ये पूरी तरह से फेल है। ठीक है, यानी कि इसका सक्सेस रेट बहुत कम है, मतलब कह सकते हैं कि पूरी तरह से ये फेल हो गया था। ठीक है, तो कल हम आंकड़ों से बात करेंगे कि किस तरह से कितना फेल हुआ ये। ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स जो भारत में लाया गया था वो कितना फेल है, कैसे फेल हुआ, और उसको हम लोग कल आंकड़े से बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।